हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो देखिए, जनरल साइंस की बायोलॉजी सीरीज़ में हम लोग चैप्टर नंबर 4 रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं और इसका ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ब्लड, उसके कंपोजिशन और उसकी ब्लड सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में हम लोग ब्लड ग्रुप्स, हम लोग किसको ब्लड दे सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है पार्ट 3 वीडियो का, वो है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे मैंने बना रखा है, हार्ट का डायग्राम बना रखा है। तो हम लोग यहाँ पर हार्ट की वर्किंग पढ़ने वाले हैं और जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, वो सब हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास है परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, हम लोग पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इसको। और तीसरा इसका कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। देखिए, ब्लड को हिंदी में रुधिर बोलते हैं, हार्ट को हृदय बोलते हैं, ब्लड वेसल को बोलते हैं रुधिर वाहिनी। और ये 3 प्रकार की हैं। पहली है धमनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। दूसरी है सिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। और तीसरी है रक्त नलिका, मतलब ब्लड कैपिलरीज। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख रहा हूँ, ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे फ़ायदा हो। ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर भी कर देंगे आप लोग, ऐसा मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो देखिए, ये परिसंचरण तंत्र के 3 कंपोनेंट हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। मैंने ब्लड वेसल को 3 भागों में बांटा है, धमनी, सिरा और रक्त नलिका। धमनी क्या है? देखिए, धमनी है हमारे हार्ट से जो पाइपलाइन ब्लड को दूर लेकर जाती है, वो है धमनी, वो है आर्टरी। और वो पाइपलाइन जो उस ब्लड को वापस लेकर आती है हार्ट में, वो है सिरा, धमनी सिरा। ठीक है। अब ये धमनियाँ बहुत छोटी छोटी नालियों में, नलिकाओं में टूट जाती हैं। ये नलिकाएं फिर आपस में जुड़ती हैं और फिर सिरा से जुड़ जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, उनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। हमारा जो धमनी है वो डायरेक्ट कोशिकाओं तक ब्लड नहीं पहुंचाती हैं। ये धमनियाँ छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाती हैं। ये छोटी छोटी नलिकाएं फिर उन कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। तो देखिए, मैंने आप लोगों को धमनी और सिरा और रक्त नलिकाओं को अभी यहाँ पर क्लियर किया है। ब्लड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं आता हूँ सीधे हार्ट पर। तो देखिए, आपके सामने हार्ट का डायग्राम है। मैं और इसमें जनरल पॉइंट्स आपको बताता हूँ। हमारा हार्ट मुट्ठी के आकार का और हमारी लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ, कुछ इस तरह से फेफड़ों के बीच में फंसा रहता है। ठीक है। तो हमारा हार्ट आपको दिख रहा है 4 चैम्बर्ड है, 4 कोशिकीय है, 1 2 3 4। हमारा मानव हृदय 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है और ये चारों कोष्ठक एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे से विभाजित हैं। इनके बीच में कहीं भी कोई पंक्चर या होल नहीं है। अगर यदि है तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि उस व्यक्ति के जो हृदय में छेद है, तो व्यक्ति फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्यों, अगर पंक्चर है तो व्यक्ति फिजिकली एक्टिव क्यों नहीं रहता है, देखेंगे इसी में। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल लिख रखे हैं RA LA, इनके बारे में मैं आपको बता दूँ। हमारा जो हार्ट है, हम अपने हार्ट को एक पेशीय संरचना या पेशीय अंग कहते हैं। पेशीय अंग का मतलब है मस्कुलर। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, संकुचन और शिथिलन प्रक्रिया होती है। हमारा हार्ट जो है, ऐसे देखा होगा आपने टीवी वगैरह में, हमारा हार्ट ऐसे ऐसे पंप करता है
और हमारा हार्ट बेसिकली ब्लड को पंप करता है और कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाता है। जैसे कूलर में हम लोग पंप इस्तेमाल करते हैं, वो पंप क्या करती है, पानी को नीचे से उठाती है और जो घास लगी हुई है उसमें पानी को डाल देती है। बिल्कुल सेम हार्ट का भी यही काम है, ये ब्लड को फोर्स के साथ पंप करता है और पूरे शरीर की कोशिकाओं में प्रेशर के साथ हमारे ब्लड को पहुंचाता है। तो देखिए मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट, ठीक है। अब ये जो मस्कुलर ऑर्गन तो है ही, साथ में दो प्रकार की पंप से मिलकर बना हुआ है, एक ऊपर वाली पंप, एक ये पंप और एक नीचे वाली पंप। ऊपर वाली पंप और नीचे वाली पंप इस तरह से है, दो पंप इसमें हम लोग मान सकते हैं। तो जो ऊपर वाली पंप है उसको बोलते हैं आलिंद, उसको बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाली पंप को बोलते हैं निलय। अब ऊपर वाली पंप को देख रहे हैं हमने दो भागों में बांटा है, एक है दायां अलिंद और एक है बायां अलिंद। सेम, एक होगा दायां निलय और एक होगा बायां निलय। अब इंग्लिश देख रहे हैं इसकी, इसको बोलेंगे राइट, अच्छा अलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, ATRIUM, और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल, निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इसको मैं बोल दूंगा राइट एट्रियम, इसको मैं बोल दूंगा लेफ्ट एट्रियम, इसको बोल दूंगा राइट वेंट्रिकल, इसको बोल दूंगा लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आप लोगों को ये RA, LA, RV और LV समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सारे सेगमेंट चैम्बर हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड हैं। अब मैं आपको एक हार्ट का फ्लो, हार्ट से ब्लड का फ्लो बताता हूँ जिससे पूरा एक साइकिल बनता है। देखिए यहाँ से एक पाइप निकली हुई है, इसको मैंने नाम दिया है महाधमनी। इस महाधमनी के द्वारा ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होता है, और इसको धमनी क्यों बोला हमने, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है। तो ये महाधमनी फिर छोटी छोटी धमनियों में विभाजित होगी, फिर छोटी छोटी धमनियाँ रक्त नलिकाओं में विभाजित होंगी, फिर रक्त नलिकाएं कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाएंगी, फिर वो कोशिकाएं ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देंगी, और फिर वो ब्लड हो जाएगा अनऑक्सीकृत, मतलब वो ब्लड हो जाएगा इम्प्योर। उस ब्लड को फिर लेकर आएंगी सिराएं, और सिराएं दोबारा से डाल देंगी RA वाले पोर्शन में, ठीक है। तो जब यहाँ पर अशुद्ध रक्त आएगा, इस वाले चैम्बर में कैसा रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। तो जब ये वाला चैम्बर पूरा भर जाएगा तो इस वाले चैम्बर में होगा संकुचन, इस वाले चैम्बर में होगा कॉन्ट्रैक्शन। तो इस यहाँ के ब्लड को निकलने के लिए जगह चाहिए। फिर मान लीजिए कोई ऐसा कंटेनर है उसमें पूरा भरा हुआ है, हम लोग उसको दबाएंगे तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो तो कहीं ना कहीं निकलेगा। तो वो उस ब्लड को निकालने के लिए यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है, जैसे साइकिल के ट्यूब में वॉल्व होते हैं। वो वॉल्व क्या काम करता है, वो हवा को बाहर से अंदर जाने देता है। अगर अंदर से बाहर आने देगा इसका मतलब वॉल्व खराब हो गया है, हमें उस वॉल्व को रिपेयर कराना पड़ेगा। तो ये जो वॉल्व है ये यूनी डायरेक्शनल है, ब्लड को RA से RV में जाने देगा, RV से RA में नहीं जाने देगा। तो देखिए यहाँ से अशुद्ध रक्त जाएगा RV में, ये भी अशुद्ध रक्त है, ये भी अशुद्ध रक्त है। मैंने अशुद्ध रक्त को यहाँ पे ब्लू कलर की चौक से बनाया है, अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो तो देखिए जब ये ऊपर वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड पहुँच गया नीचे, नीचे वाले चैम्बर में कैसा रक्त आया है, अशुद्ध रक्त आया है। अब ये नीचे वाला चैम्बर जब पूरा भर जाएगा तो इस वाले चैम्बर में भी क्या होगा, संकुचन होगा। अब नीचे वाले चैम्बर से ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे वाले चैम्बर से ब्लड को ले जाने के लिए हार्ट के पीछे। अब हार्ट के पीछे यहाँ पे तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, तो मैंने ये नीले कलर की एक पाइपलाइन आपको दिखाई है जो पीछे, इसके पीछे पीछे जाकर यहाँ फेफड़ों तक पहुँचती है। तो ये पाइपलाइन अशुद्ध रक्त को हृदय से दूर लेकर जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, धमनी है। कहाँ लेकर जा रही है, फेफड़ों में। इसका मतलब ये फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ पे जो आर्टरी है वो शुद्ध रक्त लेकर जा रही है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, धमनी अधिकांशतः शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को कहाँ से,
दायां निलय से कहाँ लेकर जाती है, फेफड़ों में लेकर जाती है। क्यों? ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके और ऑक्सीजन डाली जा सके। तो जब यहाँ पर अशुद्ध रक्त पहुँच गया और फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये ब्लड कैसा हो गया, ये ब्लड हो गया ऑक्सीकृत, ये ब्लड हो गया प्योर। अब इस प्योर ब्लड को दोबारा से हमें हार्ट में डालना है। अच्छा, दोबारा से क्यों डालना है? ऐसा भी तो हो सकता था कि फेफड़ों से ये पूरा शुद्ध रक्त शरीर के अंगों तक पहुंच जाए, लेकिन उसमें फिर प्रेशर नहीं होता क्योंकि हमारा जो हार्ट है वही तो पंपिंग का काम कर रहा है। इसीलिए फेफड़ों में ऑक्सीजन मिला दी गई और फिर वो ऑक्सीकृत ब्लड लाया गया दोबारा से हार्ट में। किस पोर्शन में? LA वाले पोर्शन में, जिसको क्या बोलेंगे, बायां अलिंद बोलेंगे। जब ये वाला चैम्बर पूरा भर गया, अब इसमें संकुचन होगा। जब इसमें संकुचन होगा तो ब्लड LA से LV में जाएगा। किसके थ्रू? वॉल्व के थ्रू। एक पॉइंट और बता दूं आपको, यहां भी वॉल्व लगा हुआ है, इस वाली पाइपलाइन में भी वॉल्व है जिसको अर्धचंद्राकार वॉल्व कहते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेकर आई है। अच्छा, हार्ट में ब्लड आया है तो सिरा लेकर आएगी। कौन सी सिरा है? फुफ्फुस सिरा है, पल्मोनरी वेन है। तो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि ज़्यादातर केस में धमनी शुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध लेकर जाती है। ज़्यादातर केस में सिराएं अशुद्ध रक्त लेकर आती हैं, लेकिन फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त लेकर आती है। कहाँ से लेकर आती है? फेफड़ों से। कहाँ लेकर जाती है? LA में लेकर जाती है। तो यहाँ ब्लड आ गया मेरे पास LV में। अब नीचे वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड फिर इस पाइपलाइन में बहना शुरू हो जाएगा। इन दोनों पाइपलाइन में अर्धचंद्राकार वॉल्व हैं जिनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। अब पॉइंट समझिए आप लोग कि हमारा जो हार्ट है वो दो पंप है, वो दो पंप की तरह काम करता है, ऊपर वाली पंप और नीचे वाली। ऊपर वाली पंप को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाली पंप को बोलते हैं निलय। एट्रियम दोनों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो नीचे वाले रिलैक्स होते हैं। जब नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर वाले रिलैक्स। इस तरह से अल्टरनेट ये चलता रहता है। ऊपर वाला एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ऊपर वाले चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों वॉल्व एक साथ खुलेंगे। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व या त्रिफलकीय वॉल्व। इसका नाम है द्विफलकीय वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इसी वॉल्व का एक और नाम है मिट्रल वॉल्व, MITRAL, मिट्रल वॉल्व। ये दोनों वॉल्व जब एक साथ खुलते हैं तो इसमें से आवाज आती है लुप, और जब नीचे वाला पोर्शन संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये वाले वॉल्व खुलते हैं, इसमें आवाज आती है डुप। तो लुप, नीचे वाला चैम्बर खुल गया, अब ये खुलेगा डुप, लुप डुप, लुप डुप, लुप डुप, लुप डुप। इस तरह से आवाज चलती है, धक धक नहीं आती है आवाज। हमारे हार्ट में कैसी साउंड आती है, कैसी बीट आती है? लुप डुप साउंड या बीट आती है। ठीक, तो ये मैंने एक जनरल आउटलाइन आप लोगों को बताई है। अभी मैं यहाँ पे इसका एक फ्लो डायग्राम बना दूंगा जिससे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका एक फ्लो डायग्राम बना देता हूँ, हार्ट की वर्किंग का फ्लो डायग्राम, जिसमें से और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, मैं हार्ट को सिंपल ऐसे बना लेता हूँ 4 ब्लॉक्स में। ये है RA, ये है RV, ये है LA और ये है LV। तो देखिए, LV से शुद्ध रक्त जाएगा, पूरे शरीर में फ्लो होगा, पूरे शरीर में फ्लो होगा। कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आ रहा है? महाधमनी, और महाधमनी फिर छोटी धमनी में, छोटी धमनी फिर रक्त नलिकाओं में हो जाती है। अब जब शरीर में फ्लो हो गया तो रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध रक्त हो गया। इस अशुद्ध रक्त को दोबारा कहाँ भेजा जाएगा? हार्ट में भेजा जाएगा। कौन लेकर जाएगा? महाशिरा लेकर जाएगी, सुपीरियर वेन। इसको बोलेंगे सुपीरियर आर्टरी, इसको बोलेंगे सुपीरियर वेन। अब यहाँ पर कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। ये अशुद्ध रक्त यहाँ पर त्रिफलकीय वॉल्व के द्वारा कहाँ पर आ जाएगा? RV में आ जाएगा। ऊपर हम लोग फेफड़े को सिंपल ऐसे बना देते हैं, ये फेफड़े हैं, फेफड़े, ठीक है।
यहाँ से अशुद्ध रक्त जाएगा फेफड़ों में, अशुद्ध रक्त है ये। अब इन्हीं पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कौन सी ब्लड वेसल लेकर जाती है, इस तरह के। तो ये कौन सी ब्लड वेसल है, ये है फुफ्फुस धमनी। इंग्लिश में नाम वहाँ लिखे हुए हैं, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब फेफड़ों में जब ऑक्सीजन मिल गई तो ये रक्त कैसा हो गया, ये रक्त हो गया साहब शुद्ध, ये रक्त शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन मिल चुकी है। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। किसके द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। यहाँ पर शुद्ध आ गया और शुद्ध रक्त से फिर बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ जाएगा, एलवी में। एलवी में फिर संकुचन होगा, फिर कहाँ जाएगा, महाधमनी में। इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, फुफ्फुस सिरा रक्त कहाँ से कहाँ ले जाती है, फुफ्फुस धमनी कहाँ से कहाँ ले जाती है। देखिए इस राइट हैंड साइड वाले पूरे पोर्शन में कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, और इस वाले चैम्बर में पूरे लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में कैसा रक्त है, शुद्ध है। और इनकी मिक्सिंग नहीं होती। अगर कहीं पर मिक्सिंग हो गई, मान लीजिए यहाँ कहीं पर कोई छेद है, तो शुद्ध अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में मिल जाएगा। उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहेगी, फिर कम, कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो उस व्यक्ति की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका फ्लो डायग्राम, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए हमारा जो ब्लड है हार्ट से निकला, हार्ट में पहुँच गया एक साइकिल पूरा, फिर हार्ट से निकला फेफड़ों में गया और फिर वापस हार्ट में आ गया दूसरा साइकिल पूरा, मतलब डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ये जो पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है ब्लड, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कार्यिक परिसंचरण, कार्यिक परिसंचरण। हालांकि देखिए साइंस की हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम सी है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल होता है मैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर देखता हूँ। और ऊपर जहाँ पर देखो हार्ट से ब्लड गया लंग्स में, वापस आ गया हार्ट में, इसको बोलते हैं, इस प्रकार के संचरण को बोलते हैं फुफ्फुस परिसंचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन। फुफ्फुस परिसंचरण, पल्मोनरी, और इस तरह दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और ये भोजन कैसे पहुंचता है। देखिए दोस्तों, अब मेरे पास टॉपिक है शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन एवं भोजन की सप्लाई। इसको देख लीजिए कि ये है मेरे पास धमनी, महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में टूट जाती है, और छोटी छोटी धमनी फिर छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाती हैं। इस तरह से छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाती है। हमारी जो धमनी है वो सीधे किसी कोशिका में नहीं खुलती है। सीधे कोशिका में खुलेगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पर धमनी में जो रक्त है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ये जो रक्त नलिकाएं हैं, ये रक्त नलिकाएं संपर्क में हैं कोशिकाओं के, ये रक्त नलिकाएं संपर्क में है कोशिकाओं के। अब इन कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो दे दी जाती है ब्लड को, और ब्लड की जो ऑक्सीजन है और जो भोजन पदार्थ है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो पहुंच जाता है कोशिकाओं में। और ये फिर दोबारा से सब ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं यहाँ पर, और वेन के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त बन गया है, वो अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से वापस कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद यहाँ रखनी है कि इन रक्त नलिकाओं की जो झिल्ली है उसमें से आरबीसी नहीं जा पाती है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड है, उस ब्लड में से आरबीसी इन रक्त नलिकाओं में नहीं जाती है, और ब्लड में से जब आरबीसी निकल जाती है तो क्या बचता है, लिम्फ बचता है, लसिका बचता है। ये लसिका यहाँ से
जो है कोशिकाओं से CO2 को बांध लेता है, भोजन की सप्लाई कर देता है, और यही लिम्फ फिर इकट्ठा होकर दोबारा से सिरा के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट में पहुँच जाएगा। तो एक नया पॉइंट मिला हमको कि लिम्फ क्या है। ब्लड में से RBC को हटा दीजिए, हमको लिम्फ मिल जाएगा। लिम्फ का कलर कैसा होगा, वाइट, क्योंकि ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है, वो RBC के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन की वजह से है, और RBC तो इसमें गई नहीं है, तो लिम्फ का कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया। हमारे पास हार्ट बीट इसको बोलते हैं हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन। और एक और टर्म आएगा यहाँ पर, पल्स रेट, जिसको बोलते हैं नाड़ी दर। इसको देखते हैं। देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा हार्ट दो पंप की तरह काम करता है, ऊपर वाली पंप और नीचे वाली। ऊपर वाली पंप कॉन्ट्रैक्ट होगी एक साथ, दोनों चैम्बर एक साथ, तो ये वाला वॉल्व और ये वाला वॉल्व दोनों एक साथ खुलेंगे। जब वॉल्व खुलेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, लब। और नीचे वाला जब निलय वाला पोर्शन जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों वाल्व एक साथ खुलेंगे, आवाज़ आएगी डुब। तो जो हार्ट बीट है वो बेसिकली है क्या, वो वॉल्व के खुलने और बंद होने की आवाज़ है, खुलने व बंद होने की आवाज़। और इसको हम लोग किससे मापते हैं, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप से मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापते हैं। फिर देखिए नाड़ी दर क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कि जो बायां निलय है उससे निकल रही है महाधमनी, और ये महाधमनी फिर छोटी छोटी धमनियों में बट जाती है। आप लोगों को याद होगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ के नाड़ी को मापता है। उस नाड़ी को मापने का क्या औचित्य है वो देखिए कि जब नीचे वाला जो निलय जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड फोर्स से, प्रेशर से इसमें जाएगा। ये जो धमनी है इसमें जब प्रेशर से, फोर्स से ब्लड आएगा तो ये जो धमनी की दीवारें हैं उन पर प्रेशर लगेगा और ये थोड़ी सी फूल जाएगी। ठीक है, जब संकुचित होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ये फूल जाएगी, और जब ये रिलैक्स होगा तो कम फ्लो आएगा तो ये पिचक जाएगी। तो इसके फूलने और पिचकने की जो दर है वो लब होने की बराबर है। जो हार्ट बीट है वही क्या है, नाड़ी दर है। हार्ट बीट है 70 से 72 पर मिनट, और ये भी है 70 से 72 पर मिनट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कोई वर्क करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, भागता है, तो ये 100, 120, 130, 180 तक पहुंच जाती है। तो ये था हार्ट बीट और पल्स रेट के बारे में। अब यहीं मैं आपको बता देता हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। अब ब्लड किस में फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है पाइप्स में, तो पाइप की दीवारों पे ये जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। देखिए जैसे कि ये आर्टरी है, हम लोग ब्लड प्रेशर आर्टरी में मापते हैं, किसमें, धमनी में, वेन्स में नहीं मापते। अच्छा, धमनी और वेन्स में या धमनी और सिराओं में कैसे फ़र्क करेंगे। जो धमनी है उसमें ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो होता है और ये हमारी खाल में से दिखती नहीं है, और जो हरी हरे कलर की जो दिखाई देती है वो सिराएँ होती हैं। धमनी तो अंदर की ओर होती है, उसको बड़ा सेफ्टी से रखा जाता है। तो देखिए जब निलय वाला पोर्शन संकुचित हुआ तो यहाँ पे प्रेशर लगा। जब ये प्रेशर लगा संकुचित अवस्था में, इसको बोलते हैं सिस्टोल। और ये प्रेशर मेजर किया जाता है 120 mm ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर है। और जब ये रिलैक्स होता है उस कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल। और ये आता है 80 mm ऑफ Hg। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमको एक रेंज मिल गई 80 से 120 mm ऑफ Hg। ये सामान्य ब्लड प्रेशर है, सामान्य रक्तचाप है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो व्यक्ति बीमार की श्रेणी में आएगा। किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से हम लोग क्या मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं, रक्तचाप मापते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए, मानव हृदय 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर।
लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, जो सरीसृप हैं, जैसे सरीसृप में कौन आ गया, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, ये है 3 चैम्बर्ड। इनका हार्ट जो है 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर्ड का मतलब क्या है कि 2 आलिंद है, 1 निलय है, 3 चैम्बर्ड हो गया। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो मगरमच्छ है वो है तो रेप्टाइल्स, लेकिन उसका हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसका। और जो फिश हैं, मछलियाँ, उनका हार्ट केवल 2 चैम्बर है, उनमें केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक आलिंद, एक निलय, बस। ठीक है। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमंस में और बर्ड्स में 4 चैम्बर, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, मगरमच्छ का एक्सेप्शन है 4 चैम्बर, और फिश में 2 चैम्बर। ठीक है। ये कुछ डेटा हैं आप लोगों को याद रखने हैं। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एक आता है कोल्ड ब्लड और वार्म ब्लड एनिमल्स, उसको भी देख लेते हैं। कोल्ड ब्लड एंड वार्म ब्लड एनिमल्स, शीत रक्त और गर्म रक्त। देखिए आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियोस वॉच कर रहे होंगे अच्छे से, नोट्स भी अच्छे से बना रहे होंगे। देखिए मेरा ये यूट्यूब क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है कि साइंस में बच्चे बहुत सारी चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत जगह कोचिंग्स में क्लासेस ली, तो मेरे को यही लगा कि साइंस को तो एक तो इम्पोर्टेंस नहीं देते, सब लोग लगे हुए हैं वहाँ पर पॉलिटी में, हिस्ट्री में, और जबकि अभी ट्रेंड देखा जाए एग्ज़ाम का तो साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, साइंस, करंट अफेयर और इकोलॉजी। और मैं अपने इस चैनल पर पूरी साइंस और इकोलॉजी बहुत अच्छे से आप लोगों को कराने वाला हूँ, लेकिन आप लोग रेगुलरिटी बेसिस पर इन वीडियोस को देखेंगे तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए ये है कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या है कि ऐसे जानवर जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार ढल जाता है। अगर वातावरण गर्म है तो खुद का टेम्परेचर गर्म हो गया, मतलब ब्लड वार्म हो गया, तो एक्टिव हैं। जैसे छिपकली या सांप है, गर्मियों में एक्टिव रहते हैं, सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो गया और वो शीत प्रवास पे चले जाते हैं। और वार्म ब्लड एनिमल क्या है, वार्म ब्लड एनिमल के उनके शरीर का टेम्परेचर तो फिक्स है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग बोलते हैं हमको फीवर हो गया, कम हो गया तब भी हमारे लिए परेशानी है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चलती है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, इस मैकेनिज्म के द्वारा हम अपने शरीर का टेम्परेचर एक संतुलित रख पाते हैं, एक डेफिनेट टेम्परेचर रख पाते हैं। तो गर्म ब्लड में हम आ गए, ह्यूमंस आ गए, और कार्निवोर्स मांसाहारी जानवर आ गए। शीत रक्त में आ गए छिपकली, सांप, जो शीत प्रवास पर चले जाते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए हमारा ब्लड जो है वो एक मस्कुलर पंप है, और ये मस्कुलर पंप कैसे काम कर रही है इसको ग्राफ से दिखाया जाता है इलेक्ट्रोड की सहायता से। इलेक्ट्रोड्स क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG, और अच्छे से लिख देता हूँ ECG। कुछ इस तरह से ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने अगर कभी कराया हो। ये P, ये Q, R, ये S और ये T। इसको बोलते हैं PQ कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं ST कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये क्यों है, ECG किस लिए है, हृदय की क्रियाविधि को समझने के लिए है। तो देखिए ये सब कुछ था परिसंचरण तंत्र के बारे में। एक पॉइंट और याद आ गया कि हमारा जो परिसंचरण है ह्यूमन का वो बंद है, बंद परिसंचरण है, क्लोज्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड किस में बह रहा है, आर्टरी और वेन में, धमनी और सिराओं में बह रहा है। और जो खुला परिसंचरण है, खुला, उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो सीधे सीधे कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है, सीधे सीधे जो कोशिकीय द्रव है उसके संपर्क में आ जाता है। तो हमारा ब्लड कैसा, हमारा सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज्ड है,
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर किए हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट यहाँ पर रह जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।